नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक शैतान दूसरा हैवान। एक शैतान दूसरा हैवान। कथा रूपांतर स्नेह श्रीवास्तव, चित्रांकन बेदी। हीरामणि नाम का एक लक्कड़हारा अपने बेटे माताराम यानी मोटू के साथ रहता था। मोटू बहुत पेटू था, हर समय खाने की ही धुन में रहता था। अपनी इसी बुरी आदत के कारण एक दिन उसे एक हलवाई के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उसके पेटूपन की आदत से कुछ ही दिनों में उसका मालिक उससे परेशान हो उठा। तब हलवाई की पत्नी ने उसे मोटू से छुटकारा पाने की एक तरकीब सुझाई और उन्होंने मोटू को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर राजा की बेटी की उदासी दूर करने के लिए भेज दिया। लेकिन मोटू राजा के पास जाने से पहले अपने पिता के पास पहुंचा। तब उसे इस रहस्य का पता चला कि वह उस लक्कड़हारे का बेटा नहीं बल्कि इंद्रसेन नाम के राजा का बेटा है। लो बेटा, यह तलवार और हार तुम्हारी अमानत है। ओह! लक्कड़हारे हीरामणि से विदा लेकर मोटू राजकुमारी की उदासी दूर करने के लिए राजमहल पहुंचा, लेकिन तभी राजकुमारी को एक दुष्ट जादूगर उठाकर ले गया। राजकुमारी के अपहरण से मोटू विपत्ति में फंस गया। तब एक चमत्कारी लोटे ने उसकी मदद की। देख क्या रहे हो युवराज, जल्दी से दोनों पैर मेरे भीतर डाल दो। ओह, यह तो वही लोटा है जिसका बापू ने जिक्र किया था। मोटू उस लोटे में प्रवेश कर गया और लोटा उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ तक की कहानी हम मनोज कॉमिक्स की लोटे में मोटा में पढ़ चुके हैं। अब आगे। राजकुमारी के अचानक गायब हो जाने से महारानी पद्मा का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उनका विचार था कि मोटू राम ही राजकुमारी को जादू के जोर पर लोटे में बंद करके अपने साथ ले गया है। अतः महाराज नेकी सिंह के सैनिक उसकी खोज में चारों ओर दौड़ पड़े। लेकिन महाराज, हमारे सैनिकों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन ना तो हमें वह चील कहीं नजर आई और ना ही मोटू राम। फिर मोटू कहाँ गया? उसे धरती खा गई या आकाश निकल गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। सिपह सलार का उत्तर सुन महाराज की आंखें क्रोध से उबल पड़ी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, जल्द से जल्द मोटू को खोजकर हमारे सामने पेश करो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। क्यों न हम किसी तांत्रिक या ज्योतिषी की सहायता लें जो हमें यह बता सके कि राजकुमारी इस समय कहाँ है। सिपह सलार की बात सुनकर महाराज कुछ कह पाते कि तभी हा 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 हा, कौन है यह गुस्ताख जो बेमौके इस तरह हंस रहा है? कहकर महाराज ने दरबार में उपस्थित सभी सैनिक व मंत्रियों पर एक दृष्टि डाली। सभी खामोश खड़े थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हंसी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। तभी एक स्वर सुनाई पड़ा, नेकी सिंह, तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ यह जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो कि मैं इस मुसीबत में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। सुनो, मोटू राम तुम्हारी बेटी की जान का दुश्मन है। अगर तुम अपनी बेटी को सकुशल पाना चाहते हो तो मोटू राम को खत्म कर दो। जैसे ही मोटू राम मरेगा, राजकुमारी चंदा अपने कक्ष में वापस पहुंच जाएगी। पर हमें मोटू मिलेगा कहाँ? मोटू तुम्हें उत्तर में फैले जंगल में स्थित काली नदी के तट पर मिलेगा। लेकिन तुम मोटू राम के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? और तुम्हारी इस बात का क्या प्रमाण है कि मोटू के मरते ही राजकुमारी अपने कक्ष में वापस आ जाएगी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती नेकी सिंह। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, प्रमाण तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। हा हा हा। और फिर हंसी की आवाज समाप्त हो गई। यह अदृश्य आवाज बोकारू की थी। नेकी सिंह अभी उस अदृश्य आवाज की उलझन समझने में डूबा हुआ था कि सिपह सलार ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? मैं अभी कुछ सैनिकों के साथ काली नदी की तरफ कूच कर जाता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो, हमें हर हाल में अपनी बेटी चाहिए। आज्ञा मिलते ही सिपह सलार दरबार से बाहर निकल गया। उधर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लेटे मोटू को जब होश आया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है, पर इस घने जंगल में मुझे जंगली फल फूल के अलावा क्या मिलेगा? यह सोचकर मोटू ने आसपास निगाह दौड़ाई। जल्दी ही मोटू की नजर फलों से लदे एक वृक्ष पर पड़ी, लेकिन जब वह वृक्ष के नीचे पहुंचा, ओह,
फल तो अत्यधिक ऊपर लगे हैं, अतः मुझे ऊपर चढ़कर फल तोड़ने होंगे। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक शेर वहां गुर्राया। शेर की गुर्राहट सुन मोटू पलटा और जैसे ही उसका हाथ तलवार पर पहुंचा, शेर ने उस पर छलांग लगा दी। मोटा होने के कारण मोटू राम संभल न पाया और जमीन पर जा गिरा। हे भगवान, अब तो शायद मेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी एक भयानक अजगर ने शेर पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों एक दूसरे को धराशायी करने की जी तोड़ कोशिश करने लगे। काफी देर के संघर्ष के बाद फिर अचानक ही शेर का शरीर अपना रूप बदलने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात घायल राक्षस जमीन पर गिरकर मर गया। यह दृश्य देख मोटू राम हतप्रभ सा खड़ा था। तभी वहां एक इंसानी स्वर गूंजा। मोटू ने चौंक कर बोलने वाले की खोज में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी निगाह डाल से लटके अजगर पर जा टिकी। वह स्वर उसी के मुंह से निकल रहा था। देख क्या रहे हो युवराज, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मददगार हूँ। अगर मैं समय पर नहीं आता तो यह दुष्ट राक्षस तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन तुम कौन हो? तुमने मेरी रक्षा क्यों की? अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर मोटू राम ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल ली। नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना युवराज। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है, अतः पहले इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करो, फिर मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर अजगर ने वृक्ष की एक शाखा को अपनी पूंछ में लपेटकर हिलाना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप ढेर सारे फल टूटकर डाल से नीचे गिर पड़े। लो, इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करो युवराज। मेरा नाम माताराम है, तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। फिर अजगर अपना रूप बदलने लगा। जल्दी ही उसने एक विशालकाय चील का रूप धारण कर लिया और बोला, जब तुम लोटे में छिपे रतनपुर के राज सैनिकों के बीच घिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें वहां से बचाकर लाया था। ओह, तो तुम ही मुझे यहाँ लाए थे, पर क्यों? राजकुमारी चंदा के गायब हो जाने के पीछे जादूगर बोकारू का हाथ है, क्योंकि वह सोने का रथ जिसे पाने के लिए राजकुमारी लालायित हो रही है, उसी हैवान के कब्जे में है और वह जानता है कि उसकी मौत तुम्हारे हाथ लिखी है, क्योंकि उसे तुम्हारे राजमहल से बच निकलने की खबर मिल चुकी है। इसीलिए उसने अपना एक दूत शेर के रूप में तुम्हें मारने भेजा था, पर मैंने समय पर आकर तुम्हें बचा लिया। अब तुम बोकारू को मारने के बाद ही अपने पिता इंद्रसेन तथा राजकुमारी चंदा को उसकी कैद से मुक्त करा सकते हो। मैं राजकुमारी चंदा और अपने पिताश्री को बोकारू की कैद से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। पर आपने यह तो बताया ही नहीं कि आप कौन हैं और आपने चील का रूप क्यों धारण कर रखा है। युवराज, यह रूप मुझे उस दुष्ट बोकारू ने ही दिया है। दरअसल मैं तुम्हारे पिता का एक वफादार सेवक हूँ। बोकारू के मरते ही मुझे मेरा असली रूप वापस मिल जाएगा, तो इसीलिए आप हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, और मैं तुम्हारे साथ हीरो की घाटी जाना चाहता हूँ। हीरो की घाटी? हाँ, हीरो की घाटी बोकारू का जादुई संसार है। वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जो वहाँ पहुँचेगा बोकारू उसे अपनी जादुई शक्ति से मार देगा। फिर तो वह मुझे भी मार देगा। नहीं, तुम्हारे पास तिलिस्मी तलवार है, वह तुम्हारी रक्षा करेगी। इस तलवार के आगे उसकी जादुई शक्ति नाकामयाब हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि हीरो की घाटी कहाँ है? मैं हीरो की घाटी की सही दिशा तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता स्वयं मिल जाएगा। पर इसके लिए तुम्हें काली नदी पार करनी होगी। काली नदी पार करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मोटू राम की बात सुनकर हा हा हा, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तैरना जानता हूँ भाई। बेशक तुम तैरना जानते होंगे, परंतु फिर भी काली नदी को पार करना आसान काम नहीं है। काली नदी मौत की नदी है और इस नदी पर मत्स्य रानी का राज है। जो भी इस नदी को पार करने की कोशिश करता है, मत्स्य रानी उसे मौत के घाट उतार देती है। तो फिर अब क्या होगा? नदी कैसे पार की जाएगी? तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। लेकिन नदी पार करने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आगे तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। तभी टप टप टप, लगता है कोई आ रहा है। हाँ युवराज, तुम फौरन उत्तरी दिशा में चले जाओ और काली नदी के तट पर पहुंचकर मेरी प्रतीक्षा करो। कहकर चील उड़ गई।
उनकी संख्या 10 थी। उनमें सबसे आगे था रतनपुर का सिपासालार। उनके घोड़े वहां आकर रुक गए, जहां कुछ देर पहले मोटू राम बैठा फलों से अपनी भूख मिटा रहा था। वहां पर बचे खुचे फल देखकर सिपासालार बोला, लगता है यहाँ कुछ देर पहले कोई था। और हुजूर, वो देखिए, झाड़ियों के पास कोई विचित्र लाश पड़ी है। लाश के पास पहुंचकर, शायद यह फल विषैले हैं, इन्हें ही खाकर इसकी मृत्यु हुई है। ऐसा ही लग रहा है हुजूर। तभी, अरे वो देखो, वो रही वह चील। हाँ, यह वही चील है जो मोटू को लेकर राजमहल से उड़ी थी। तीरों का इस्तेमाल करके इसे घायल कर दो। अगले ही पल सैनिकों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। अपने तीरों को बेकार जाते देख सैनिकों ने चील का पीछा किया। साथ ही वे उस पर तीरों से आक्रमण भी कर रहे थे। उफ, हमारे तीर उस तक नहीं पहुंच रहे हैं। अवश्य यह कोई मायावी चील है। लगभग आधे घंटे की लंबी दौड़ के बाद उनके घोड़े जंगल का इलाका छोड़कर काली नदी के मैदानी भाग में आ पहुंचे। चील इस समय तक उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। तभी उनकी नजर नदी के तट पर चील का इंतजार करते मोटू पर पड़ी। अरे वो देखो, वो रहा मोटू, जल्दी पकड़ो उसे, भागने ना पाए। आदेश पाकर सैनिक भयानक गति से अपने घोड़ों को भगाते हुए मोटू के करीब जा पहुंचे और घेरा डालकर खड़े हो गए। मोटू राम, अब तुम हमारी हिरासत में हो। बताओ, राजकुमारी चंदा कहाँ है? राजकुमारी जी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अब तुम हमें और मूर्ख नहीं बना सकते। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। हुक्म मिलते ही सैनिक मोटू की तरफ लपके। तभी मोटू ने अपनी तलवार आक्रमण की मुद्रा में उनकी तरफ घुमाई। अगले ही पल मोटू की तलवार चमक उठी। इस चमक का विचित्र प्रभाव पड़ा। सभी सैनिक पत्थर के हो गए। अपने सैनिकों की यह हालत देख सिपाहीसलार की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। इससे पहले कि वह अपने आश्चर्य पर काबू कर पाता, उसके कानों में मोटू की आवाज सुनाई दी। सिपाहीसलार, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो फौरन वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। मैं राजकुमारी को लिए बगैर हरगिज वापस नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों न मार दो। अगर मैं खाली हाथ गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? महाराज से कहना मोटू राजकुमारी की तलाश में गया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं राजकुमारी को वापस लेकर ही लौटूंगा। यह तुम्हारी कोई चाल है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर तुम भी पत्थर के हो जाओ। कहकर मोटू ने तलवार का रुख सिपाहीसलार की तरफ कर दिया। सिपाहीसलार के बुत बनते ही चील भी वहां आ पहुंची। तुमने अच्छा किया युवराज, जो इन्हें पत्थर का बना दिया, वरना यह तुम्हें नदी पार नहीं करने देते। आओ, अब देर न करो और जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यह चील मेरा भारी वजन उठाकर कैसे उड़ पाएगी? सोच क्या रहे हो युवराज? क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा वजन पहले भी उठा चुका हूँ? मोटू राम को अपनी पीठ पर लेकर चील उड़ान भरती हुई अभी बीच रास्ते में ही पहुंची थी कि एक विशालकाय गरुड़ पक्षी उड़ान भरता हुआ उन्हीं की तरफ आया। युवराज, हम फिर संकट में पड़ गए हैं। लगता है बोकारू को तुम्हारे आगमन की जानकारी हो चुकी है। अगर ऐसी बात है तो हमें वापस लौट चलना चाहिए। वापस लौट जाने से समस्या हल नहीं होगी युवराज। बोकारू से निपटने के लिए हमें यह नदी पार करनी होगी। ठीक है, तो आने दो उस दूत को, मेरी तलवार उसे भी ठिकाने लगा देगी। कहकर मोटू राम ने तलवार निकालकर हवा में तान ली। जैसे ही गरुड़ पक्षी ने चील पर बैठे मोटू राम पर झपट्टा मारा, चील के गोता खाते ही मोटू राम अपना संतुलन खो बैठा। और चील ने जब यह देखा तो वह वापस पलटी ताकि मोटू राम को पकड़ सके। लेकिन तभी चील और गरुड़ में घमासान युद्ध छिड़ गया, जबकि मोटू राम नदी में गिरकर पानी की गहराई में डूबता चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोटू राम पुनः पानी की सतह पर उभरा और तैरकर तेजी से नदी पार करने लगा। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर जा पाया था कि पानी में एक भयानक तूफान आ गया। अगले ही पल पानी पर एक भयानक दैत्य मोटू के सामने प्रकट हुआ। उस भयानक दैत्य से बचने के लिए मोटू राम ने तेजी से विपरीत दिशा में तैरना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वह अधिक दूर नहीं जा पाया था कि दैत्य ने अपना विशाल मुंह खोला और एक गहरी सांस खींची। उसकी इस सांस से मोटू उसकी ओर खींचने लगा। मोटू ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सांस के तीव्र वेग के सामने उसकी एक न चली और वह उसके गुफा जैसे मुंह में समा गया।
मोटू के मुंह में समाते ही वह दैत्य सरीखा जानवर पानी में डुबकी लगा गया। उधर एक तालाब के किनारे बैठे बोकारो ने जब तालाब के पानी पर उभरते इस दृश्य को देखा, हा, हमारे रास्ते का कांटा हट गया, अब हम अमर है। मत्स्य रानी अपने देश में आए किसी भी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ती। तभी तालाब पर दृश्य बदला। इस दृश्य को देख बोकारो अट्टहास कर उठा। कपाली, तू मेरी मौत को लेकर मुझ तक पहुंचना चाहता था ना, पर अब तेरा यह अरमान कभी पूरा नहीं होगा। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने तुझे जान से मारने के बजाय अपाहिज बनाकर छोड़ दिया था, लेकिन अब तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब के बदलते दृश्य पर पड़ी, उसका अट्टहास रुक गया। गरुड़ ने चील का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ पाने में असफल रहा, अतः वह वापस लौट पड़ा। चील को गरुड़ की पकड़ से निकलते देख बोकारो मन ही मन बड़बड़ाया, आज तो तू बच गया कपाली, लेकिन अब फिर कभी काली नदी पार करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचेगा। बड़बड़ाने के साथ ही बोकारो ने अपना हाथ तालाब के पानी के ऊपर घुमाया। उभरा दृश्य इसी के साथ तालाब में अदृश्य हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।